नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर आप सभी का अपने चैनल अप्लाइड स्टडी पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग यूपीपीसीएल एई जो 2022 बैच है, जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया 2 अप्रैल को, उनके लिए इंटरव्यू सीरीज़ मैं चला रहा हूं अपने चैनल पर। जहां पर अभी एक वीडियो मैंने रिलीज़ किया है जहां आप HR क्वेश्चंस देख सकते हैं। HR जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग टेक्निकल क्वेश्चंस देखेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन के सीरीज़ टॉपिक वाइज के ट्रांसफार्मर से क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, सर्किट ब्रेकर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइसोलेटर से कैसे पूछे जा सकते हैं, पावर सिस्टम में फॉल्ट से क्या पूछे जा सकते हैं, स्विंग इक्वेशन से क्या पूछे जा सकते हैं, सिंक्रोनस मशीन हो गया, इंडक्शन मशीन हो गया, DC मशीन्स हो गया, ये सब के क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और कुछ डिपार्टमेंट के इंटरनल क्वेश्चंस जो आपसे हो सकता है पूछे जाए सब स्टेशंस के, ठीक है। तो वो सारा मैं यहाँ पे कंटेंट दूंगा आप लोगों को। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं इंटरव्यू देने का तरीका आप लोगों को बता दूं कि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो एक तो आपका पोस्चर और सही तरीके से बैठना, आप स्ट्रेट बैठेंगे, ठीक है। और दोनों हाथ अपने थाइस पे रखिए सही से और बैठिए। आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने फेस एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। कोशिश करिए कि बिल्कुल नॉर्मल, आप नर्वस ना दिखें, ठीक है। क्योंकि पैनल में, IIT के बोर्ड के पैनल में साइकोलॉजिस्ट भी बैठे रहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू IIT कानपुर में होता है। और एक बात, जब आप आंसर देंगे बहुत हम्बली, बहुत विनम्र पूर्वक आंसर देना है। आपके आंसर में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अकड़ नहीं लगना चाहिए और आपको साबित नहीं करना है कि आप ही सही हो। अगर आप कोई आंसर दें, आपको पता है कि आपने सही आंसर दिया, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड आपसे कह रहा है कि नहीं गलत आंसर है, तो वहाँ पे आपको गुस्साना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। बहुत टैक्टफुली हैंडल करना है वैसे सिचुएशन को। कोशिश करना है इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना है। जो वाकई में हो रखा है, जो घटना हुई है, वो आप कोशिश करिए सहज रूप से इंटरव्यूअर को बता सके, ठीक है। हो सकता है इससे आपका इंटरव्यू बोर्ड बहुत खुश हो जाए और आपका इंटरव्यू अगर खराब भी गया हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो भी आपको सेलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि आपने ट्रुथ बोला है, ठीक है। कि कुछ तरीके होते हैं इंटरव्यू देने के। जब आप रूम में जाएं, इंटरव्यूअर को ग्रीट करिए, ठीक है, कि गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। फिर पैनल के सामने आप बैठ जाइए, पैनल के सामने बैठिए। फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, HR क्वेश्चन शुरू में ही पूछे जाते हैं, उसको सही तरीके से आप जवाब दीजिए। कोशिश करिए इंटरव्यू आप एक लैंग्वेज में दे सके। ऐसे आप मिक्स्ड में भी दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। कोशिश करिए कि एक लैंग्वेज में दे पाए, ठीक है। जिसमें आप सहज हो उसमें दीजिए इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप इंग्लिश में दीजिए, चाहे हिंदी में दीजिए, मिक्स लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इंटरव्यूअर को आपको खुश करके आना है इंटरव्यू में, बस। हो सकता है आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए जो आप पढ़ के जाएं, आपके लिए इंटरव्यू आसान हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ कंटेंट दे रहा हूँ आपको, आप मेरे आंसर से कुछ कंटेंट लेकर जा सकते हैं। हो सकता है आपसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिए जाए वहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही कंटेंट देके आप आंसर दे सकते हैं। चलिए तो आइए वीडियोस को शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के सीरीज देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग मटेरियल के आप इंटरव्यू बुक ले लीजिए, उससे कंटेंट पढ़िए। इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट्स है जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस देते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हमारे जितने वीडियोस हैं अप्लाइड स्टडी चैनल पर, जो उनसे मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस डाले हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ एडी करंट लॉस, व्हाट इज हिस्टैरिसीस लॉस, ऐसे मैंने छोटे छोटे वीडियोस डाले, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर। यही तो आपसे पूछ सकता है ना। आप बोलेंगे मैं मशीन पढ़ कर आया, आपसे पूछ सकता है वो ट्रांसफार्मर, क्योंकि सब स्टेशन का हार्ट होता है ट्रांसफार्मर, बहुत मेन पार्ट है हमारे सब स्टेशन का। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। तो मैंने एक सैम्पल आंसर फ्रेम किया यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ट्रांसफर्स AC इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर सर्किट एट द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड जरूर बोलना है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट पावर, ठीक है। बस आप वोल्टेज करंट लेवल्स चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन। बहुत सहज रूप से आप आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल वर्ड क्यों लगा, ठीक है, कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई लॉस ही ना हो, कोई लॉस ना हो, 100% एफिशिएंसी हो, ठीक है। नियरली इनफाइनाइट परमिएबिलिटी हो, मतलब जितना फ्लक्स प्राइमरी से जाए सारा का सारा सेकेंडरी में लिंक कर जाए, एक भी लॉस नहीं हो, ठीक है। शंट ब्रांच में कोई लॉस ही ना हो। तो ये हुआ आइडियल ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन। 2-3 पॉइंट्स हैं कि कोई लॉस ना हो, 100% एफिशिएंसी हो, नियरली इनफाइनाइट परमिएबिलिटी हो, जीरो रिलक्टेंस हो, ठीक है। ये हुआ आइडियल ट्रांसफार्मर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपसे पूछ सकता है ना कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए, तो आप यही बताएंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी में इंडक्शन प्रोसेस से ही फ्लक्स लिंक करती है, तो आपसे पूछ देगा फैराडेज लॉ बताइए। ये बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, इसका क्या होता है, E = -N-dφ/dt, ये आप बताएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिख दिया, आप यहाँ से पढ़ लीजिए इसको कि बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रेडिक्टिंग हाउ ए मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरेक्ट विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंटरेक्ट करेगा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोड्यूस एन EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उससे कैसे EMF इंड्यूस हो रहा है, इसको फैराडे बताए थे, माइकल फैराडे, तो इन्हीं से लॉ आया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लेंस लॉ भी तो है। जब भी आप प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का सेंस ऑफ वाइंडिंग पढ़ते हैं तो आप पोलैरिटी निकालते हैं कि निगेटिव किस साइड इंड्यूस होगा, पॉजिटिव किस साइड इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, तो लेंस लॉ से ही तो निकालते हैं। लेंस लॉ क्या बोलता है कि यार जो उसका इफेक्ट है ना, मतलब जो उसका कॉज है उसको अपोज करता है। किसी रीजन से कोई इफेक्ट हुआ तो इफेक्ट ही अपने कॉज को अपोज करता है। ठीक है, यहां पर आप देखिए लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इंड्यूस्ड करंट, अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ ना, ये इसको अपने मेन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, अपोजेस द इनिशियल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, लेंस लॉ ये बोलता है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, किसी कॉज से कोई इफेक्ट आया, अब जो इफेक्ट है ना वो कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, तो ये लेंस लॉ हो गया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, हो सकता है ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर तो AC पे ऑपरेट करता है, अगर आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में DC सप्लाई दे दें तो क्या होगा ट्रांसफार्मर को। अब आप DC सप्लाई देंगे, प्राइमरी में आपने DC दे दिया, अब उस अल्टरनेटिंग में ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो EMF इंड्यूस होता है सेकेंडरी में, यहाँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही नहीं होगा, कांस्टेंट फ्लक्स है, तो प्राइमरी वाइंडिंग अब लो रेजिस्टेंस होता है, बहुत हाई करंट फ्लो करने लगेगा, हीटिंग हो जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग आपकी जल जाएगी। ठीक है, देखिए वही मैंने आंसर में लिखा है कि इफ द रेटेड DC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लक्स विल बी सेट अप इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लक्स होगा, वेरिएबल तो होगा नहीं क्योंकि आपने AC नहीं DC अप्लाई कर दिया है। तो जैसे ही कांस्टेंट फ्लक्स हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ नहीं हुआ तो EMF इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में कोई सेल्फ इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा। अब रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग तो वेरी लो होता है, तो प्राइमरी करंट बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई प्राइमरी करंट की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग आपकी जल जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द इंसुलेशंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग्स विल गेट बर्न्ड एंड द ट्रांसफार्मर विल गेट डैमेज्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बहुत जगह पूछा जाता है कि अगर आप ट्रांसफार्मर में DC अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ डू यू डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी जनरली क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आपसे आउटपुट पावर कितना ट्रांसफार्मर से मिल रहा है, आपने इनपुट कितना दिया, अब जो लॉसेस हो रहे हैं उसी से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब इनपुट क्या हो गया, जितना आउटपुट मिला प्लस लॉसेस, तो टोटल लॉसेस जोड़ दीजिए, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस हुआ आपका कांस्टेंट लॉस, ये हुआ वेरिएबल लॉस, टोटल लॉसेस जोड़ दिया, आउटपुट अपॉन इनपुट पावर हो गया आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो V2I2 cos ∅2 अपॉन V2I2 cos ∅2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये एक्सप्रेशन है ट्रांसफार्मर का, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, जनरली देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स है ना, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे लगे रहते हैं, लो वोल्टेज एंड पे, उसकी एफिशिएंसी यार 70% के आसपास होती है। लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि हाई वोल्टेज सबस्टेशंस में लगे रहते हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, 90-95% एफिशिएंसी, लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हुआ एफिशिएंसी का डेफिनेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप ये बताइए कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या क्या होते हैं, जो अभी आपने एफिशिएंसी में बात किया ना कि आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट को आपने बोला कि आउटपुट प्लस लॉसेस, तो लॉसेस बताइए। तो सबसे पहले देखिए आयरन लॉस होता है या कोर में जो लॉस होता है, ये दो तरीके के लॉस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका कांस्टेंट लॉस, कॉपर लॉस आपका हो गया वेरिएबल लॉस, स्ट्रे लॉस ये पता नहीं चलता ये होता है, और एक होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। ये सारे लॉसेस है ट्रांसफार्मर में, ये आप एक्सप्लेन करेंगे कि लॉसेस क्या क्या होते हैं। मेनली आपसे वो पूछने की कोशिश करिएगा हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, जिस पे अभी मैं सेपरेट क्वेश्चन लाऊंगा, इसमें आगे मिलेगा आपको। ठीक है, स्ट्रे लॉस मतलब, स्ट्रे मतलब क्या होता है, आवारा, पता ही नहीं चलता है वो कैसे लॉस हो रहा है इसमें ट्रांसफार्मर, वो पता नहीं चलता है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, डाइलेक्ट्रिक एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसकी वजह से लॉस होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच ये कांस्टेंट लॉस होता है कोर में, ये कॉपर लॉस होता है I² लॉस। ठीक है, ये सब लॉसेज है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपसे पूछेगा कि हिस्टेरेसिस लॉसेस बताइए क्या होता है।
ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, मैंने प्रिपेयर किया है इसको कि हिस्टेरेसिस है क्या। हिस्टेरेसिस इज द इनएबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू रैपिडली चेंज देयर मैग्नेटाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द चेंज इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आपने किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, उसकी इनएबिलिटी होती है कि अपना मैग्नेटाइजेशन वो चेंज करे। आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। लेकिन हिस्टेरेसिस होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं अलाइन हो पाते, वो मैग्नेटाइज नहीं हो पाते हैं, वही लॉस क्रिएट करते हैं। अब इसकी वजह से जो एनर्जी लॉस है ना, एनर्जी लॉस कॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कोर इज नोन एज हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, आप जो BH कर्व बनाते हैं, इस तरीके से जाते हैं, इधर से आते हैं, इधर से जाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए लॉस हो रहा है। आप इस रास्ते से जा रहे हैं, इधर से, फिर इधर से मैग्नेटाइज हो रहा है, इधर से डीमैग्नेटाइज हो रहा है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि वो हिस्टेरेसिस इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब वो मैग्नेटाइज ही नहीं हो पाते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होती है और हीट जनरेट होता है और वो लॉस हो जाता है। तो ये हुआ हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखिए, मैंने BH कर्व दिखाया है हिस्टेरेसिस लॉस का ना, वही मैं बता रहा था आपको। आप यहाँ से मैग्नेटाइज करना शुरू किए 0 से, लेकिन वो डीमैग्नेटाइज इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर मैग्नेटाइज इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये आपकी रिटेंटिविटी हो गई इतनी दूर, ये आपकी निगेटिव जो H है, H, ये BH क्या हुआ, फ्लक्स डेंसिटी, और ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो ये हो गई रिटेंटिविटी, और ये जो दूरी हो गई H, ये कोवर्सिविटी हो गई, ठीक है। तो BH कर्व के बीच जो भी एरिया होता है वो आपका हिस्टेरेसिस लॉस है। इस कर्व के बीच में जितनी ये एरिया है ना, ये आपके लॉस है, ठीक है। अब आप बताइए एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं? देखो, एडी करंट ना सर्कुलेटिंग करंट है, ठीक है, ये अनवांटेड करंट है जो कि आ जाते हैं जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे है ना, ऐसे घूमता हुआ करंट आ जाता है। Loops of electric currents are induced in it by the magnetic field. These currents are known as eddy current losses. ठीक है, losses caused by these unwanted eddy currents are known as eddy current losses. ये करंट तो जो ये सर्कुलेटिंग करंट, ये एडी करंट है, इसकी वजह से जो I2R लॉस हो रहा है वो एडी करंट लॉसेस है, ठीक है। चलिए, हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि आप ट्रांसफार्मर की रेटिंग से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर? ठीक है, देखो, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, KVA में होती है, या नहीं तो फिर MVA में होती है। ये हुआ वोल्ट, ये हुआ एम्पियर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर्स रेटिंग इज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड करंट दैट कैन बी सेफली अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर, उसी से रेटिंग डिफाइन होती है। अगर आप देखते हैं ना कि ये ट्रांसफार्मर सपोज इतने KV, इतने एम्पियर इसके नेम प्लेट रेटिंग्स होती है, तो उतना मैक्सिमम किलो वोल्ट वो झेल सकता है, उतनी मैक्सिमम एम्पियर इस ट्रांसफार्मर से पास किए जा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, द रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर राइज विच डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफार्मर लॉसेस। ट्रांसफार्मर इज रेटेड इन KVA और MVA, क्योंकि लॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं, एक वोल्टेज पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और जो वेरिएबल लॉस है कॉपर लॉस वो एम्पियर पे डिपेंड करता है। तो और ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी उसी हिसाब से दी जाती है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी जाती है, ये वो डिपेंड करती है ट्रांसफार्मर लॉसेस पे, इसीलिए KVA पे रेटिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि KVA या MVA में क्यों रेटिंग होती है। रेटिंग से आप समझते क्या हैं? तो रेटिंग से आप ये समझते हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट आप ट्रांसफार्मर को अप्लाई कर सकते हैं, वही उसकी रेटिंग होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इसके सारे सैम्पल आंसर्स को आप अपने इंटरव्यू में, रियल इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं। आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, जल्दी से जल्दी UPPCL में आइए सिलेक्शन लेकर, और आइए हमारे यहाँ डिपार्टमेंट को संभालिए एज असिस्टेंट इंजीनियर। और आने वाले टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस, जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गेट इंजीनियरिंग सर्विस, ये सब में आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। मैं सारा कंटेंट धीरे धीरे बना रहा हूँ। तो अभी मैं इंटरव्यू सीरीज़ इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का इंटरव्यू बहुत जल्द होने वाला है, नोटिस आने वाली है। तो ठीक है, फिर आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।